Welcome dear students, welcome to the biology online tutorials. So dear class 12th students, today we will start with the salient features of DNA. That was mainly proposed by Watson and Crick. तो सबसे पहले मैं आपका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती हूँ इसका. देखो 1869 में DNA was named as nuclein. In 1869, DNA was named as nuclein by Frederick Michel. ठीक है. सेकेंड, अब इसी के जो डीएनए के स्ट्रक्चर को गो थ्रू किया गया बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन. ठीक है. एंड उसका एक 3D स्ट्रक्चर दिया गया. 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन given by the two scientists Morris and Wilkins. And then third is the Chargaff rules. मतलब mainly इन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है ना. एंड द थर्ड इज द चारगेफ जिसने बेस पेयरिंग के बारे में बताया कि हाउ द बेस पेयर्स एग्जिस्ट एंड किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा और कैसे होगा. ठीक है. तो चलिए हम लिखते हैं पहले. तो फर्स्ट यहां पे आप लिख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. डीएनए वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियन. डीएनए वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियन बाय फ्रेडरिक मिशेल in 1869. ठीक है. देन सेकेंड, वॉटसन एंड क्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट. वॉटसन एंड क्रेक प्रपोज्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA by the work of X-ray diffraction conducted by Morris and Wilkins. ठीक है. टू ऑब्टेन 3D image of DNA. Third, Chargaff gave concept of base pairing. ठीक है. तो दिस इज द लिटिल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ चारगेफ रूल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चारगेफ रूल्स क्या कहते हैं? पहला, A always combines with the T and C always combines with the G. A always combines with the T and C always combines with the G. और इनके बीच में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. सेकेंड ये हो गया. सेकेंड जो होगा कि A प्लस T विल बी इक्वलेंट टू C प्लस G. A प्लस T will be equivalent to C plus G, or A plus T upon C plus G is equal to 1.
और कांस्टेंट। ठीक है, these were the rules of base pairing that was given by Chargaff। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इनके बीच में, वो बहुत स्टेबल करती है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है बेटा, अगर टी भी बॉन्डिंग करेगा तो वो ए के साथ करेगा और वो भी डबल बॉन्ड के साथ, और जी भी अगर सी के साथ करेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ। एक चीज सिर्फ ये तो होता है हमारा डीएनए में, और आरएनए में जो टी होता है आपको पता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बाय यूरेसिल। क्लियर? अब इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, इफ in a DNA the amount of adenine is 20%, find the percentage of guanine present in it। Find the amount of percentage of guanine present in it। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखो मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन भी आप साथ में लिखेंगे चार्गेफ रूल के, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल है, रूल के बेस्ड है, देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है हमारा वो कितना है, 20%। तो अगर A जो है वो हमारा 20% है, आपको पता है जो A होता है दैट इज इक्वलेंट टू T, तो जो T हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 20%। क्यों? एज A विल बी इक्वलेंट टू T। ठीक है, देन अब परसेंटेज को अगर हम देखेंगे एज अ होल परसेंट कितनी होती है, 100%। ठीक है ना, तो अगर A और T मिलकर कितना हो गए हैं हमारे 40, तो टोटल कितने हो गए हैं 40। तो जो रिमेनिंग आएगा दैट विल बी 100 माइनस 40, कितना हो गया 60%। अब 60% इज शेयर्ड बाय guanine एंड साइटोसिन। और हमारा चार्गेफ रूल क्या कहता है कि जो guanine होता है दैट इज इक्वलेंट टू साइटोसिन विद द 3 ट्रिपल बॉन्ड, with the 3 और द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ये 60% है तो जो guanine एंड साइटोसिन, क्योंकि अब इसी के अंदर शेयर करना है ना हमें, तो जो guanine होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 30% एंड साइटोसिन भी कितना हो जाएगा 30%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ठीक है ना, जो मेन हमारा इसमें रूल फॉलो हो रहा है वो क्या फॉलो हो रहा है कि जो एडेनिन होता है वो ऑलवेज कंबाइन करता है विद द थायमिन, एंड जो guanine होता है ऑलवेज कंबाइंस विद द साइटोसिन, एंड द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड द अमाउंट ऑफ guanine इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ठीक है, एंड आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हुआ। सो दीज आर योर चार्गेफ रूल्स। क्लियर? दीज आर योर चार्गेफ रूल्स। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम जैसे बात कर रहे थे आपके चार्गेफ रूल्स की, तो बेटा देयर इज वन पॉइंट विच नीड्स टू बी करेक्टेड। जैसे कि मैंने चार्गेफ रूल में आपको क्या बताया कि A+T मैंने आपको बताया था A+T अपॉन C+G इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया A+T अपॉन C+G इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट एक्चुअली में यहां पे क्या आ जाएगा, in case of yes, तो in case of चार्गेफ रूल्स बेटा इसको करेक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, जो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे A+G अपॉन C+T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको करेक्ट करेंगे बेटा, आपने वहां पर T नहीं लिखना, ठीक है, A+T नहीं लिखना, आपने लिखना है A+G। ठीक है, एंड C+G ना करके C+T। वाई? बिकॉज प्यूरिन्स एंड pyrimidines
आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन। ठीक है, एक चीज मैंने आपको और बताई, क्या कि जो वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया दैट वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा बाय मॉरिस एंड विल्किंस। बट मॉरिस विल्किंस एक ही नाम है, आप उसको करेक्ट करेंगे। तो जो इन 1953, इस पॉइंट को करेक्ट करेंगे बेटा, इन 1953 वाटसन एंड क्रिक proposed structure of DNA या double stranded model of DNA on the X-ray diffraction experiment conducted by Morris Wilkins and Rosalind Franklin। इन्होंने किया था बेटा, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा दिया या एक्सरे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट करा एंड दे गेव द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड ऑन दैट बेसिस वाटसन एंड क्रिक प्रपोज देयर मॉडल इन 1953। प्लीज इन दोनों पॉइंट्स को आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलो, मैं आपको पहले बनाकर दिखाती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड उसके बाद हम इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जो वाटसन एंड क्रिक है उसके बेसिस पे that it is a double helical structure, we have a double helical structure of DNA। तो ये दो हेलिकल है, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कैसे बनाया, दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, या फिर मैं आपको बताती हूँ आप कैसे बनाओगे जब भी आप बनाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर These two helicals are of opposite polarity। Opposite polarity कैसे? ये 3' 5', तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 3' 5', ये समझ आया? They are of opposite polarity and they are anti-parallel to each other। ठीक है ना, anti-parallel है, anti-parallel 3' 5' एंड ऊपर से 5' 3'। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मैंने हेलिकल्स बनाए हैं, ये इसका जो ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो मैं लिख कर बताती हूँ आपको, यहाँ पे क्या आएगा, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये जो सारी की सारी हमारी बैकबोन है शुगर फॉस्फेट। And it continues through the whole helical structure of DNA। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट जैसे हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें शुगर फॉस्फेट होता है। अब इसके बीच में जैसे हमारा न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए इज अ स्ट्रक्चर या चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बेसिस। तो हम कहते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर is consist of the sugar phosphate backbone with the bases project inside, with the bases project inside। ठीक है, मतलब bases जो होते हैं they are present at the right angles and they project inside। देखो कैसे, यहाँ पे A T C G, मतलब ये तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ये तो बहुत लंबी होती है। टी ए, देखो मैं इनके बीच में बॉन्डिंग वही कर रही हूं जो हमने करी है। ए टी के साथ भी हो सकता है, टी ए के साथ भी हो सकता है, जी सी के साथ भी हो सकता है, बट वही ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ होगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ शुगर phosphate backbone with the bases projecting inside, with the bases projecting inside। अब क्या होता है कि ये जो हमारा टिपिकल डीएनए का स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ राइट हैंडेड स्ट्रक्चर।
राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या, कौन सा होता है राइट हैंडेड स्ट्रक्चर? जिसके अंदर ये जो एक हेलिक्स होगा, ये देखो ये एक हेलिक्स, ये एक तरह से हम देखा जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेयर केस, है ना, स्टेयर केसेस। तो ये जो एक स्टेयर केस है या एक हेलिक्स जो है, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स होंगे वो कितने होंगे? 10। कब? जब वो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको लिखवा भी देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, जैसे यहाँ पे आपके कितने बने हुए हैं? 4, तो ऐसे कितने होंगे? 10, ठीक है, समझ गए। और एक और चीज, एक बेस पेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इनके बीच में जो विड्थ होती है, ठीक है, इनके बीच में जो विड्थ होगी बेटा, दैट इज ऑफ 2 नैनोमीटर। कितना? 2 नैनोमीटर। एक बेस पेयर में जो आपका डिस्टेंस होगा दैट इज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये तो है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर्स के बीच में ये डिस्टेंस है। हम उसे एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नैनोमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा जो हेलिक्स होगा हमारा, एक पूरा का पूरा हेलिक्स है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है हमारा, तो ये जो पूरा का पूरा हेलिक्स होगा बेटा, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी विड्थ कितनी है? 2 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन है विद दीज आर द बेसिस प्रोजेक्टिंग इनसाइड and they are of opposite polarity and anti-parallel. The helical strands are anti-parallel to each other with one strand as 3-5- and the other will be 5-3-. ठीक है, तो these are the basic rules by which the Watson and Crick proposed their double helical structure of DNA in 1953. Clear बेटा? सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाना सिखाया, अब मैं आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए बताऊंगी। और अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ड्रॉ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड गिव इट्स पोस्टुलेट्स, तो आप या गिव इट्स फीचर्स, तो आप यही फीचर्स लिखेंगे एंड ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। पहला फीचर क्या कहता है हमारा कि इट इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chains. It is made up of 2 polynucleotide chains, 1 and 2, with sugar phosphate backbone. ये देखो मैंने बैकबोन इसकी जो है, स्ट्रेंथ जो है इसकी, वो किस चीज की बनाई है? शुगर फॉस्फेट। एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेसिस अंदर को आ गए। सेकेंड, द 2 chains have anti-parallel property or polarity. The two chains have anti-parallel polarity. That is, one is 3-5- and that is 3-5- to 5-3-. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स अपॉन वन अनदर इन डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें वन बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है, एक ये बेस पेयर है, एक ये बेस पेयर है, एक ये बेस पेयर है, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रहा है। स्टैक का मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास पाइल ऑफ बुक्स होता है, ठीक है ना, एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर एक, और हम उसको कलेक्टिवली उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि हमें होल्ड करने में इजी हो जाए। सिमिलरली ये जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर भी जो बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप कर जाते हैं, एंड ये जो स्टैकिंग अप ऑफ द बेसिस अपॉन वन अनदर होता है, इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द डीएनए स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज होगी। अब इसके साथ ये तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ, adenine always combines with thymine with a double bond, or thymine with adenine with a double bond, and guanine combines with the cytosine with a triple bond, or cytosine with guanine triple bond, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या है हमारे? बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ये फिक्स रहेगी बेटा। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन ए एंड टी एंड 3 है बिटवीन सी एंड जी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड टी एंड सी एंड जी also provides stability। हमेशा एक प्यूरिन कंबाइन करेगा विद द पिरिमिडिन। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमेशा एक प्यूरिन कंबाइन करेगा विद द पिरिमिडिन। क्यों? उसका एक प्रिंसिपल है या उसके लिए कंडीशन है क्या? अगर पिरिमिडिन और पिरिमिडिन कंबाइन कर जाएंगे तो वो डबल हेलिकल से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना पिरिमिडिन। मैंने आपको बताया था 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो। तो अगर 9 मेंबर्ड टू 9 मेंबर्ड हमने जोड़ दिया तो वो बाहर निकल आएंगे। और अगर हम 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड को जोड़ देंगे जो कि हमारे क्या थे प्यूरिन्स, तो वो अंदर रह जाएंगे और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑलवेज अ प्यूरिन कंबाइंस विद अ पिरिमिडिन। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम कहते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबल इन नेचर, तो उसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है आपका कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन इन बिटवीन द हेलिक्स, एंड ए कंबाइंस विद द टी एंड द सी कंबाइंस विद द जी विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक तो ये हो गया स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा दिस the plane of one base pair stacks upon another in a double helix, ये also हमें क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी। तो 2 पॉइंट्स है आपके फॉर द डीएनए अ स्टेबल स्ट्रक्चर। ये 4th पॉइंट हो गया आपका। एंड जो 5th पॉइंट होता है हमारा वो क्या कहते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए इज अ राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? राइट हैंडेड स्ट्रक्चर का मतलब है इन वन हेलिक्स इट कंसिस्ट ऑफ रफली 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स? 10 बेस पेयर्स। जैसे ये एक हेलिक्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 बेस पेयर्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर is equal to 0.34 nanometer or 3.4 angstrom. So these are the 5 salient features of DNA. And जो अगर आपको क्वेश्चन आता है why DNA is a stable structure, तो due to the hydrogen bonding between the base pairs, पहला पॉइंट। दूसरा कि always a purine combines with a pyrimidine, वो एक स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट हो जाएगा आपका। एंड 3rd पॉइंट होता है हमेशा जो बेस पेयर्स होते हैं दे स्टैक अप ऑन ईच अदर टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। तो आई होप आपको जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है दैट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।